नमस्कार। आज हम मानव शरीर की पेचीदा दुनिया में गोता लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास लूसेंट सामान्य ज्ञान के कुछ अंश हैं और हमारा मकसद है इनमें छिपी सबसे दिलचस्प और ज़रूरी जानकारियों को बाहर निकालना। एक तरह से ये मानव शरीर के काम करने के तरीके का शॉर्टकट होगा। बिल्कुल, मानव शरीर वाकई एक हैरान कर देने वाली मशीन है। अरबों कोशिकाएं, दर्जनों अंग, सब एक तालमेल में काम करते हैं। आज हम कुछ मुख्य प्रणालियों पर नजर डालेंगे, कैसे शरीर ऊर्जा लेता है, कैसे उसका परिवहन होता है और कैसे सब कुछ नियंत्रित रहता है। सुनने में ही रोमांचक लगता है। कहाँ से शुरू करें? शायद शरीर की जीवन रेखा, रक्त से। हाँ, रक्त। स्रोत बताते हैं कि इसका काम सिर्फ ऑक्सीजन पहुंचाना नहीं, बल्कि पोषक तत्व देना, कार्बन डाइऑक्साइड हटाना और शरीर का तापमान ठीक रखना भी है। हाँ, और एक कमाल की बात है इसका थक्का जमना। सोचिए अगर जरा सी चोट लगने पर खून बहता ही रहता। हाँ, वो तो मुश्किल हो जाती। मतलब फाइब्रिनोजेन जैसे प्रोटीन्स और कैल्शियम जैसे तत्व मिलकर एक जाल बनाते हैं जो कुछ ही मिनटों में, शायद 2 से 5 मिनट लगते हैं, खून का बहना रोक देता है। ये एक बहुत ही संतुलित और जरूरी प्रक्रिया है असल में। और ये जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं ए बी ओ, ये क्या बला है? कार्ल लैंडस्टेनर ने 1900 में इनकी खोज की थी, ये तो पता है। दरअसल ये हमारे लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर मौजूद खास प्रोटीन एंटीजन और खून के तरल हिस्से प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी पर आधारित वर्गीकरण है। एंटीजन और एंटीबॉडी। हाँ, आसान भाषा में समझे तो हर ग्रुप की अपनी पहचान है। ये जानना इसलिए जरूरी है कि खून चढ़ाते वक्त गलत ग्रुप का खून न चढ़ जाए, वरना शरीर उसे बाहरी हमलावर समझकर प्रतिक्रिया कर सकता है। अच्छा, इसीलिए ओ ग्रुप वाले सबको खून दे सकते हैं क्योंकि उनमें कोई एंटीजन नहीं होता जिसे दूसरे का शरीर दुश्मन समझे। हाँ बिल्कुल। और एबी वाले सबसे ले सकते हैं क्योंकि उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होती जो आने वाले खून पर हमला करे। बिल्कुल सही समझा। ओ को यूनिवर्सल डोनर और एबी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और चीज है, RH फैक्टर। हाँ, ये RH पॉजिटिव और नेगेटिव वाला मामला सुना तो है, पर ये है क्या असल में? 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने ही रीसस बंदरों के खून में एक और एंटीजन खोजा जिसे RH फैक्टर नाम दिया। अच्छा, बंदरों में? हाँ, जिन लोगों के खून में ये होता है वे RH+ और जिनमें नहीं होता वे RH- कहलाते हैं। खून चढ़ाते समय इसका भी मिलान जरूरी है, खासकर गर्भावस्था में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। गर्भावस्था में क्यों? ऐसा क्या खास है? देखिए, अगर माँ RH- है और पिता RH+, तो बच्चा RH+ हो सकता है। ठीक है। पहले बच्चे के जन्म के समय बच्चे का कुछ खून माँ के संपर्क में आ सकता है, जिससे माँ का शरीर RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है। अच्छा। पहली बार में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर दूसरा बच्चा भी RH+ हुआ तो हाँ, शुक्र है, अब इसका इलाज है। गर्भावस्था के दौरान या जन्म के तुरंत बाद माँ को RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन दिया जाता है। इंजेक्शन? हाँ, ये इंजेक्शन माँ के शरीर को खुद एंटीबॉडी बनाने से रोकता है। इस खोज ने, आप मानिए, लाखों बच्चों की जान बचाई है। वाकई अद्भुत। तो खून शरीर में घूमता कैसे है? यहाँ हृदय का रोल आता है ना? विलियम हार्वे ने बताया था कि परिसंचरण कैसे काम करता है। हाँ, हृदय हमारा पंपिंग स्टेशन है। इसके 4 हिस्से मतलब चेंबर होते हैं, 2 ऊपर वाले आलिंद और 2 नीचे वाले निलय। आलिंद और निलय? हाँ, और वाल्व दरवाजों की तरह काम करते हैं ताकि खून एक ही दिशा में बहे। अच्छा। हृदय जब सिकुड़ता है, जिसे सिस्टोल कहते हैं, तो खून बाहर पंप होता है, और जब फैलता है, डायस्टोल, तो खून अंदर भरता है। इसी सिकुड़ने और फैलने से ब्लड प्रेशर बनता है, जिसे हम वो 120-80 mmG के आसपास नापते हैं। और ये 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। पर एक बात दिलचस्प लगी कि खून में कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 बढ़ने या एसिडिटी बढ़ने पर दिल तेज धड़कने लगता है। ऐसा क्यों? ये शरीर का एक स्मार्ट तरीका है असल में। CO2 का बढ़ना मतलब कोशिकाओं को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए और CO2 बाहर निकालनी है। तो दिल तेज धड़ककर खून का बहाव तेज कर देता है ताकि फेफड़ों तक CO2 जल्दी पहुंचे और बाहर निकल सके, और ताजी ऑक्सीजन कोशिकाओं तक जल्दी पहुंच सके। सब कुछ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अब अगर खून पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो ये आते कहां से? यहाँ पाचन तंत्र का रोल आता होगा। सही पकड़ा। पाचन वो प्रक्रिया है जिससे हम जो खाना खाते हैं वो इतने छोटे अणुओं में टूट जाता है कि खून उसे सोखकर कोशिकाओं तक पहुंचा सके। इसकी शुरुआत तो मुंह ही हो जाती है,
लार से, उसमें टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं, ये पढ़ा था। एक स्टार्च पचाता है, दूसरा बैक्टीरिया मारता है। हाँ, और लार खाने को गीला और चिकना भी बनाती है ताकि आसानी से नीचे उतर सके। फिर खाना पहुंचता है आमाशय यानी पेट में। पेट में? हाँ, स्टमक में। यहाँ माहौल काफी एसिडिक होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की वजह से। एसिड पेट में? हाँ। वो नुकसान नहीं करता? नहीं, पेट की अंदरूनी दीवार पर एक मोटी म्यूकस की परत होती है जो उसे एसिड से बचाती है। अच्छा। ये एसिड जरूरी है, ये खाने के साथ आए कीटाणुओं को मारता है और पेप्सिन नाम के एंजाइम को काम करने के लिए सही माहौल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाना शुरू करता है। और बच्चों में? बच्चों में रेनिन नाम का एंजाइम दूध पचाने में मदद करता है। अच्छा। पेट के बाद खाना जाता है छोटी आंत में, जो नाम की छोटी है पर है आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा। यहीं असली काम होता है। बिल्कुल। छोटी आंत में पाचन पूरा होता है और पचा हुआ भोजन यहीं से खून में सोखा जाता है, मतलब एब्जॉर्ब होता है। यहाँ कई तरह के एंजाइम काम करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को उनके सबसे सरल रूप में तोड़ देते हैं, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और इसमें लिवर यानी यकृत का भी बड़ा हाथ है। सुना है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत तो एक क्या कहते हैं, सुपर हीरो अंग है। वजन करीब 1.5-2 किलो। 1.5-2 किलो? हाँ, ये पित्त रस बाइल बनाता है जो वसा को पचाने में मदद करता है। ये शरीर की शुगर मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है ताकि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सके। अच्छा, स्टोर भी करता है? हाँ, और ये जहरीले अमोनिया को कम हानिकारक यूरिया में बदलता है, जिससे फिर किडनी बाहर निकाल देती है। और ये खून का थक्का जमाने वाला फाइब्रिनोजेन और खून को जमने से रोकने वाला हेपरिन भी बनाता है। ये दोनों एक ही अंग बना रहा है, गड़बड़ नहीं होती? कमाल की बात यही है, शरीर बखूबी जानता है कि कब किसकी जरूरत है। फाइब्रिनोजेन खून में रहता है और चोट लगने पर सक्रिय होता है। हेपेरिन खून की नलियों के अंदर खून को जमने से रोकता है। अच्छा। यकृत एक मल्टीटास्कर है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, मृत आरबीसी को हटाना, विटामिन और मिनरल स्टोर करना, शरीर का तापमान कंट्रोल करना, लिस्ट लंबी है। वाकई कमाल है। पाचन में दांत भी तो मदद करते हैं। 4 तरह के होते हैं, काटने, फाड़ने, चबाने और पीसने वाले। हाँ, और दांतों के ऊपर की परत इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर? जी हाँ। खैर, जब पाचन और अवशोषण हो गया तो शरीर में कुछ बेकार चीजें भी बनती हैं, उन्हें बाहर निकालना भी जरूरी है। यहाँ आती है उत्सर्जन प्रणाली और उसके मुख्य खिलाड़ी गुर्दे यानी किडनी। किडनी? हर किडनी में लाखों छोटी छोटी फिल्टर यूनिट्स होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। हाँ, नेफ्रॉन। ये खून को छानने का काम करती हैं। एकदम सही। किडनी रोजाना लगभग 180 लीटर खून छानती है। सोचिए कितना ज्यादा। 180 लीटर? हाँ, लेकिन इसमें से सिर्फ करीब 1.5 लीटर ही मूत्र बनता है। बाकी पानी और काम की चीजें वापस खून में सोख ली जाती हैं। ये शरीर का पानी बचाने का बेहतरीन तरीका है। अच्छा, रीअब्सॉर्ब हो जाता है। बिल्कुल। मूत्र में मुख्य रूप से पानी, यूरिया, लवण और थोड़ा यूरिक एसिड होता है। इसका हल्का पीला रंग यूरोक्रोम नाम के पिगमेंट से आता है, जो हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है। तो किडनी शरीर की सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन शरीर की सारी क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है? दिमाग यानी तंत्रिका तंत्र। हाँ, तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम हमारा कमांड सेंटर है। सोचना, समझना, याद रखना, महसूस करना और शरीर के बाकी हिस्सों को निर्देश देना, सब इसी के जिम्मे है। इसकी सबसे छोटी इकाई है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, जो शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी हो सकती है। सबसे लंबी कोशिका। इसके मुख्य हिस्से हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब CNS, जिसमें दिमाग और रीढ़ की हड्डी आते हैं। हाँ, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी PNS, जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली नसें हैं। दिमाग तो सबसे जटिल हिस्सा है। सेरेब्रम? हाँ, यही हमारी बुद्धि, याददाश्त, इच्छा शक्ति, सीखने और बोलने का केंद्र है। और एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस। सुना है? जी। ये शरीर का थर्मोस्टेट है, तापमान कंट्रोल करता है। हाँ, और भूख, प्यास, भावनाओं को भी। भावनाओं को भी? हाँ। अच्छा। हाँ, हाइपोथैलेमस बहुत महत्वपूर्ण है। दिमाग का पिछला हिस्सा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, उन कामों को कंट्रोल करता है जिन पर हमारा बस नहीं चलता, जैसे दिल की धड़कन, सांस लेना, ब्लड प्रेशर। अनैच्छिक क्रियाएं। बिल्कुल।
और रीढ़ की हड्डी रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे वो गर्म चीज छूते ही हाथ हटा लेना, उसको कंट्रोल करती है। और दिमाग तक संदेश लाने ले जाने का रास्ता भी है। एक और तंत्र होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जी, जिसके दो भाग हैं, अनुकंपी और परानुकंपी। ये उल्टे काम करते हैं। ज्यादातर मामलों में हाँ। जैसे अनुकंपी मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम हमें लड़ो या भागो वाली स्थिति के लिए तैयार करता है। दिल की धड़कन तेज करना, सांस तेज करना, ज्यादा ऊर्जा देना। फाइट और फ्लाइट। हाँ, वहीं पैरानुकंपी यानी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम शरीर को शांत करता है, आराम और पाचन मोड में लाता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अच्छा। ये दोनों मिलकर शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। शरीर को ढांचा देने के लिए कंकाल तंत्र भी है, 206 हड्डियां। वयस्कों में हाँ, सबसे लंबी जांघ की फीमर और सबसे छोटी कान की स्टेपीज। ये सिर्फ ढांचा ही नहीं देता, बल्कि अंदर के अंगों की रक्षा भी करता है। और हड्डियों के अंदर बोन मैरो में खून भी बनता है। हाँ, ये भी है। कंकाल तंत्र के साथ मिलकर काम करता है अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम। ये ग्रंथियों का सिस्टम है जो हार्मोन बनाते हैं। हार्मोन आप समझ लीजिए केमिकल मैसेंजर की तरह होते हैं जो खून के जरिए शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक संदेश पहुंचाते हैं। इसमें पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों? हाँ, मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये कई दूसरे हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। ये ग्रोथ हार्मोन भी बनाती है। ग्रोथ हार्मोन। हाँ, फिर थायराइड ग्रंथि गले में होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है, जिसके लिए आयोडीन जरूरी है। आयोडीन की कमी से वो घेंघा रोग हो सकता है। हाँ, ग्वाइटर। और एक एड्रिनल ग्रंथि होती है किडनी के ऊपर। इससे निकलने वाले एड्रेनलिन को लड़ो या भागो हार्मोन कहते हैं। ये उस अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से जुड़ा है क्या? बिल्कुल। एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन हार्मोन आपातकालीन स्थितियों में शरीर को तुरंत एक्शन के लिए तैयार करते हैं। जैसे दिल की धड़कन बढ़ाना, मांसपेशियों में खून का प्रवाह बढ़ाना, ज्यादा ग्लूकोज रिलीज करना, ये सब इसी का काम है। अच्छा, तो हमने देखा कि खून पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाता है, पाचन तंत्र खाना पचाकर पोषक तत्व देता है, किडनी गंदगी साफ करती है, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र सब कंट्रोल करते हैं। पर ये ऑक्सीजन आती कहां से है? श्वसन तंत्र से। सही, श्वसन तंत्र का मुख्य काम है हवा से ऑक्सीजन लेना और शरीर में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। फेफड़े इसके मुख्य अंग है। लंग्स। हाँ, सांस अंदर लेना इंस्पिरेशन और बाहर छोड़ना एक्सपिरेशन, ये बाहरी श्वसन है। फिर ये ऑक्सीजन खून में कैसे जाती है? फेफड़ों में हवा की बहुत छोटी छोटी थैलियां होती हैं, एल्वियोलाई कहते हैं उन्हें, जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। डिफ्यूजन से? हाँ, विसरण या डिफ्यूजन से ऑक्सीजन खून में मौजूद हीमोग्लोबिन से चिपक जाती है और पूरे शरीर में पहुंचती है। वहीं कोशिकाओं से आई कार्बन डाइऑक्साइड खून से फेफड़ों में आती है और सांस छोड़ने पर बाहर निकल जाती है। और कोशिकाएं इस ऑक्सीजन का क्या करती हैं? कोशिकाएं इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ग्लूकोज जो पाचन से मिला था उसको जलाकर ऊर्जा बनाती हैं, एटीपी के रूप में। एटीपी। हाँ, इसे कोशिकीय श्वसन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ऑक्सीजन की मौजूदगी में मतलब एरोबिक, ये बहुत कुशलता से होता है और काफी ऊर्जा मिलती है। बिना ऑक्सीजन के एनारोबिक भी थोड़ी ऊर्जा बन सकती है पर बहुत कम। और उसमें लैक्टिक एसिड बनता है? हाँ, साथ में लैक्टिक एसिड जैसा पदार्थ बनता है जिससे मांसपेशियों में दर्द होता है। तो ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, स्टार्च, शरीर बनाने के लिए प्रोटीन जो अमीनो एसिड से बनते हैं, और ऊर्जा जमा करने व दूसरे कामों के लिए वसा यानी फैट्स चाहिए। विटामिन और मिनरल भी तो जरूरी हैं। बहुत जरूरी। विटामिन जैसे ए, बी, सी, डी, ई, के वगैरह कम मात्रा में चाहिए, पर इनके बिना शरीर ठीक से काम नहीं कर सकता। ये ऊर्जा तो नहीं देते, पर ऊर्जा बनाने और दूसरी प्रक्रियाओं में मदद करते हैं। और इनकी कमी से रोग होते हैं? हाँ, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी, रात में ना दिखना, B1 से बेरी-बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स। अच्छा, और मिनरल जैसे कैल्शियम हड्डियों के लिए, आयरन खून के लिए, आयोडीन थायराइड के लिए, ये भी अनिवार्य हैं। और पानी तो है ही जीवन का आधार। शरीर का लगभग 65 से 75% हिस्सा पानी ही है। अब जब शरीर इतना जटिल है तो इसमें गड़बड़ी भी हो सकती है। हाँ, बीमारियां, जिन्हें हम रोग या बीमारियां कहते हैं, ये कई वजहों से हो सकती हैं।
जैसे बैक्टीरिया से टाइफॉइड, टीबी, वायरस से पोलियो, एड्स, डेंगू, प्रोटोजोआ से मलेरिया, फंगस से दाद। हाँ, और कुछ आनुवंशिक भी होते हैं, मतलब जेनेटिक, जैसे हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया में खून बहना बंद नहीं होता? सही। और कुछ बीमारियां जीवन शैली या अज्ञात कारणों से होती हैं, जैसे कैंसर, जिसमें कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं, या एलर्जी। शुक्र है कि चिकित्सा विज्ञान में बहुत तरक्की की है। पेनिसिलिन, पोलियो वैक्सीन, डीएनए की संरचना की खोज, हृदय प्रत्यारोपण, इन सब ने स्वास्थ्य सेवा को बदल दिया है। वाकई। तो ये थी मानव शरीर की एक झलक, जैसा कि हमारे स्रोतों में बताया गया है। वाकई ये सोचना ही हैरत अंगेज है कि ये सब सिस्टम कितने तालमेल से काम करते हैं। सही कहा। हर सिस्टम अपने आप में जटिल है, पर सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। पाचन ठीक न हो तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, सांस ठीक से ना चले तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, दिल ठीक से पंप ना करे तो कुछ भी कोशिकाओं तक नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल, ये एक अद्भुत संतुलन है। बिल्कुल। आज की चर्चा से मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो करते हैं, जैसा खाते हैं, जितना सोते हैं, जितना तनाव लेते हैं, उसका इन जटिल सिस्टम पर क्या असर पड़ता होगा? मतलब क्या हमारी छोटी छोटी आदतें वाकई हमारे शरीर के इस पूरे मशीनरी को लंबे समय में प्रभावित कर सकती हैं? ये सोचने वाली बात है ना? क्या लाइफस्टाइल के ये जो छोटे छोटे बदलाव हम करते हैं या कर सकते हैं, क्या वो वाकई इन जटिल आंतरिक प्रक्रियाओं को सेहतमंद रखने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं?